कायदे आज़म के घर को राख बना दिया गया। कानून अमल में आएगा और इनको गिरफ्त में लेगा और करारवा की सजा दी जाएगी। जिस दिन गिरफ्तार हुआ दफाई तनसीबात के ऊपर हमले किए, लोगों के घरों पे हमले किए। 9 मई का वाक़या आवाम के दिलों को जख्मी किया है। ना मैंने कभी कोई और जमात ज्वाइन की। कुछ फैसले हमारी खानदान में से जो आज वक्त ने साबित की है कि वो दुरुस्त नहीं। वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ PTI का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। साजिश के तहत पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। चंद दिन पहले तक 2/3 अक्सरियत का ख्वाब देखने वाली जमात को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। बज़ाहिर ये 9 मई सानहे का फौरी रद्द-ए-अमल लगता है, लेकिन इस सफ़र का आगाज़ 1 साल पहले शुरू होता है, जिसको समझने के लिए एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस के सफ़र पर गौर करना होगा कि कैसे वक्ती मफाद के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया और इस मकसद के लिए कितनी कलाबाजियां खानी पड़ी। हाल ही में इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन से होने वाली गुफ्तगू लीक हुई है, जिसमें वो सियासी मुश्किलात से निकलने के लिए अमरीका से मदद मांग रहे हैं। पहले सुने कि वो कह क्या रहे। My government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. We would appreciate here because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. ये वही इमरान खान 1 साल कबल अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर मकबूलियत के घोड़े पर सवार हुए थे। गुज़िश्ता मार्च में एक साइफर को लहराकर इमरान खान ने दावा किया था कि अमरीका उनकी हुकूमत का खात्मा करना चाहता है, जिसके लिए उनके सियासी मुखालफीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। याद दहानी के लिए सुने कि उन्होंने क्या कहा था। धमकी दी गई है, हम मुल्क पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमरीकी सफारत खाने में अमरीका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमरीकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये साइफर कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद ये था कि अमरीका मुखालिफ बयानियां बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाए। इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, जिसमें इदारों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमरीकी साजिश नहीं हुई, अलबत्ता साइफर की सूरत में पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की कोशिश ज़रूर की गई है, जिसका सिफारती सतह पर जवाब देना चाहिए। यही बात हमने उस वक्त अपने प्रोग्राम्स में उजागर की। ये बताते रहे कि साजिश की कहानी में कोई दमखम। सुने उस वक्त हमने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए क्या बात की। तो जिस खत का हवाला तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जाता है वो भी सिफारतकारी ही हो रही थी और उसका सिफारतकारी से ही जवाब देना चाहिए था, ना कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना दिया है। तो खान साहब, ये ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप पूछेंगे अपनी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने ये 36 गाड़ियाँ क्यों ली, क्यों कौम को जो है वो अमरीकी इन 36 गाड़ियों का मोहताज बनाया और इनको रेड कारपेट दिया जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई थी। तो ये जो साजिश वाला मामला है, बयानिया है, उसको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है वो गाड़ियाँ लेके चैलेंज किया हुआ है। अब चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की मदद ना करने का फैसला कर लिया था, लिहाजा इस दबाव का खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका और उनके इत्तेहादी एक एक करके साथ छोड़ गए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और उसके नतीजे में आने वाली मखलूत हुकूमत को इमरान खान ने इम्पोर्टेड सरकार का खिताब दिया और एक मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें एंटी अमरीका बयानिया बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत पर उकसाते रहे। इसके लिए अमर बिल मारूफ की दीनी इस्तिलाह का सहारा भी लिया और कहा कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है।
इजाजत ही नहीं दी कि हम हो जाए। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। हक और बादल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बादल का साथ दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? फिर लॉन्ग मार्च होता है और देखने में आता है कि इमरान खान की सारी तोपों का रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो जाता है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश को पीछे छोड़ाया हूँ, असल कसूरवार यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है जिसने अमरीका को इस्तेमाल किया। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it was US who told the Pakistan. It was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. इसके बाद हमने देखा कि अमेरिका से सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए। अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात केपी हुकूमत के हुकाम से होती है जिसमें वो 40 गाड़ियों का तोहफा देते हैं। जब इस तजाद का सवाल हम अपने प्रोग्राम में करते थे तो PTI वाले कहते थे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्ता है, हम ताल्लुकात के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन PTI का कोई भी नुमाइंदा इस बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि अगर रियासत ताल्लुकात बनाए तो गद्दार और PTI बनाए तो हिकमत अमली। सहाफ़ी अमरीकी सफ़ीर से मिलें तो गद्दार ठहरें, जबकि दूसरी तरफ वुज़रा वीज़ों के लिए अमरीकी सिफारत खाने में पाए जाएं। ये बात मैंने अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर की है। बहरहाल अमरीकी साजिश से शुरू होने वाला बयानिया एस्टैब्लिशमेंट से होता हुआ मोहसिन नकवी तक पहुंच जाता है। इससे कबल सानिया लसबेला जब हुआ था गुज़िश्ता बरस, अगर आपको याद हो, जब सोशल मीडिया पर एक मज़मूम मुहिम चलाई जाती है जिसमें फ़ौज के अंदर लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। मेरा उस वक्त भी यही ख्याल था कि ये सियासी बयानिया है जिसका मकसद बेसिकली है कि इदारों को दबाव में लाकर सियासी अहदाफ हासिल करना है। इस वाक़े पर हमने ये खबर दी कि इस मुहिम में शामिल लोग ट्रेस हो गए हैं जिनके ताने बाने यहीं से मिलते हैं और कई लोग मुल्क के अंदर बैठे हैं। छुट्टी दी गई लंबे अरसे तक, ढील मिली ये करने की लंबे अरसे तक। अगर सही तहकीकात हों तो आपको टोबा टेक सिंह से, आपको जो है वो मट्टा से, आपको जो है वो कराची से, हर जगह से इसके निशानात मिल जाएंगे। मुझे इस दफा लगता है कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। ये बहुत ऑर्गेनाइज कैंपेन थी और इसके ताने बाने कुछ मिल भी गए। इससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। फिर आर्मी में चेन ऑफ कमांड के वक्त मखसूस हालात पैदा करने की कोशिश की गई और ट्रोलिंग को इस हद तक ले गए कि आर्मी चीफ तक को गद्दार कह दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि सोशल मीडिया से शुरू होने वाला नफरत अंगेज और दुश्मनी पर मबनी बयानिया तशद्दुद की सूरत में सामने आया। इस वाक़े के बाद भी पहले इमरान खान ने आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराया और फिर यू टर्न लिया और कहा कि कुछ लोग आर्मी चीफ और मेरे दरमियान गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। इसी तरह 9 मई साने की पहले मजम्मत नहीं की गई और आज मजम्मत भी की जा रही है और वाक़े में मुलव्वस लोगों को डिसओन भी किया जा रहा है। अमेरिका से मुज़ाकरत की अपीलें की जा रही हैं ताकि अमरीकी दबाव से मज़ीद क्राइसिस आए और जो रिलीफ का बाइस बने। इस सारी कहानी का आगाज़ ज़िद अना से हुआ और ये जब ज़िद और अना के रास्ते पर चला जाता है तो फिर उसके बाद नताइज ऐसे ही निकलते हैं और ये सफ़र अभी भी जारी है, जिसके नतीजे में आज मुल्क की सबसे बड़ी जमात टूट फूट का शिकार है, जिसके पीछे दबाव का अंसर भी है। लेकिन सोचने का मकाम है कि इस दबाव के लिए हालात को यहाँ तक लेकर कौन आया है। हमारे जो सूरत हाल है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा, कोशिश यही होती है कि हालात का तज्जिया जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता बरस से जो कैंपेन शुरू हुई थी आज वो इस मामले पे मुंतज हुई कि वो लोग सड़कों पर निकले, लेकिन आज उन्हें डिसओन भी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमारे लोग नहीं थे। देखना है कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ आर्टिकल 245 और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। आप पहले भी ये बात कह चुके हैं कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के जो मुल्ज़िमान हैं उनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है।
क्या आपकी पार्टी ने आपसे मुशावरत की है कानूनी तौर पर, और क्या उसके बावजूद इस राय की तब्दीली का क्या मकसद है? जी नहीं, देखिए मौक़िफ़ मेरा ख्याल है बड़ा वाज़े है और क्लियर है, और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो उसका ज़िम्मेदार है और उसको उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक जब आप प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट में जो मॉब है वो उसमें से कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं प्रॉपर्टी, हुकूमत की प्रॉपर्टी को, स्टेट की प्रॉपर्टी को, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो कार्रवाई हो सकती है आम अदालत में, आम कानून के ज़रिए। ये बड़ा वाज़े है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई किसी और अदालत में या आर्मी एक्ट के तहत होगी तो ये आर्टिकल 25 जो आइन का है, जो कहता है कि आप किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और आर्टिकल 9 जो है जो कहता है कि आपको अपने ऑर्डिनरी लॉ में ही आपको खिलाफ कोई मुकदमा चल सकता है। तो ये सारे मामला जो हैं इन आइनी आर्टिकल्स की वजह से अगर आर्मी एक्ट में चलेगा कोई कार्रवाई तो वो गैर आइनी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है और वो आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है किसी एनिमी के बेहेस्ट पे, कोई दुश्मन के बेहेस्ट पे, या किसी कंस्पिरेसी के ज़रिए, या कोई एक कंसर्टेड एफर्ट के ज़रिए, तो फिर वो शख्स जो है या वो जो तंजीम है या वो जो लोग हैं, चाहे वो जिस भी साजिश में मुलव्वस हों, उन लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट में लिया जा सकता है। तो डिफ्रेंशिएट ये करना होता है, आपने फ़र्क डालना होता है कि आम राइट जो होती है, आम प्रोटेस्ट जो होती है, जो सियासी प्रोटेस्ट है, उसमें अगर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो तो वो आम अदालतों में ट्राई होगा, लेकिन अगर कोई अटैक होगा आर्मी इंस्टॉलेशन पे किसी तरफ से भी तो वो फिर आर्मी एक्ट के तहत होगा। तो मेरी नज़र में ये जो मामला था 9 मई का, ये चूंकि एक प्रोटेस्ट के इश्यूज थे, तो बेशक आप ट्राई करें, आप उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन आपको एक्शन आम अदालत में, जिसमें हर शहरी के खिलाफ आप ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, वो उनके खिलाफ आम अदालत में एक्शन लिया जाए। इसीलिए मेरा ख्याल है ये पिटिशन फाइल की गई है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। मैंने पिटिशन का एग्जैक्ट डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी नज़र में यही बात एक है जो कि कंसिस्टेंट पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के तहत ये पिटिशन फाइल तो आप ये जो मॉब मेंटालिटी अगर ऐसा करती है और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है, और अगर कोई दहशतगर्द तंजीम ऐसा काम करती है, नुकसान एक ही जैसा करती है, तो क्या इन दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा अलग अलग अदालतों? जी हाँ, ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी में तो कोई शक नहीं है कि आर्मी एक्ट अप्लाई होता है। जो आप किसी पे अटैक करने के लिए आप कंस्पिरेसी बनाते हैं और उसके बाद आप उस पर अटैक करेंगे, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप एक प्रोटेस्ट हो रही हो और प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि चाहे वो आर्मी की प्रॉपर्टी हो या किसी और की प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट स्टेट प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाना आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आम अदालत में हो सकता है। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है, आपको सजा भी उसकी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और हमें ये एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि ये मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, क्योंकि मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ हूँ। अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो फिर आप एक तरह से अपनी जो फंडामेंटल राइट है, आपको जो आइन ने बुनियादी हक दिया है प्रोटेस्ट का, फ्रीडम जो दिया है, ये उसकी आप नफ़ी करते हैं, आप उसके खिलाफ जाते हैं और उस फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो कि आइन के दायरे में रहते हुए, पुरअमन रहते हुए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस किस्म के लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कोई शक नहीं है। सर, एक जनरल इंप्रेशन ये गया कि इस किस्म के बयानात दिए गए, फिर खुद खान साहब ने भी कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, लोग अवाम बाहर निकल आएंगे, चीज़ों को अपने हाथ में ले लेंगे। सो एक इंप्रेशन ये गया, और जो दीगर पार्टी के लीडर्स थे उनकी तरफ से भी ऐसे बयानात आए, किसी ने इनकलाब कहा, किसी ने कहा कि हालात बिल्कुल श्रीलंका वाले हो जाएंगे। सो ये सूरत हाल का सामना होगा, तो इसके बाद जो कुछ होता है सड़कों पर, क्या उससे उनको बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया जा सकता है?
जी मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है आप एक वार्निंग दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, बल्कि आगाह कर रहे हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो फिर आप कंट्रोल शायद ना कर सकें, इसलिए आप केयरफुल रहें, आप कानून के दायरे में कोई एक्शन लें मेरे खिलाफ। ये मैं ख्याल ये स्टेटमेंट तो हर पॉलिटिकल लीडर देगा और उसमें कोई ये नहीं आप किसी पे कोई कंस्पिरेसी बना के अटैक नहीं कर रहे। ये ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक होती है मॉब मेंटालिटी, जब आपका मॉब जो है वो एक प्रोटेस्ट के लिए जाता है, उसमें से अगर कोई शख्स निकल के तो कोई ऐसी चीज़ कर दे जो कि जो इंटेंशन नहीं है उस प्रोटेस्ट की, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके खिलाफ भी होगा। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले लें, हम जाते हैं प्रोटेस्ट में, सहाफ़ियों के खिलाफ कोई जब बात होती है या फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ होती है, हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। अगर कोई शख्स, अगर कोई उस मॉब में या उस प्रोटेस्ट में कोई शख्स जाके कोई चीज़ तोड़ दे, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, उसका मतलब है कि उस शख्स को पकड़ना चाहिए, बल्कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस शख्स को पॉइंट आउट करें और उसको पकड़वाएं। लेकिन ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है प्रोटेस्ट का और वायलेंट प्रोटेस्ट का। तो ये इश्यूज हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं और महल सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर फाइनल करेगा। सर, अब ये जो एक दरख्वास्त दी गई है सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन पे जो एतराज़ किया जा रहा है, अगर मामलात इतने कोई पेचीदा नहीं है तो इसमें क्या मुज़ायका है, इस तरफ क्यों, और क्या इस पर आपसे भी कोई मुशावरत की है, कोई बात की है? जी देखिए, मेरी नज़र में जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरी कमीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं होता। इंक्वायरी कमीशंस बिल्कुल बनाएं ताकि सच पता चले, और उसका एक मेजर मकसद ये होता है कि आप एक तो सच तक पहुँचें, और दूसरा जो मेन मकसद होता है इंक्वायरी कमीशन का वो ये होता है कि आप रिकमेंडेशंस लें और इंक्वायरी कमीशन रिकमेंडेशन करे और दे कि मुस्तकबिल में इस चीज़ का हल क्या है। क्योंकि ज़्यादातर आप फ्यूचर में देखते हैं, कमीशन का मकसद ये होता है कि आप करके अपना इन्वेस्टिगेट ये बताएं कि इसको रोकने का तरीका क्या है। अब इस TOR जो इस कमीशन के हैं उससे एक इशू बन रहा है जो प्रॉब्लम है इसमें, और वो ये है कि इसके TOR में ये शामिल नहीं कि ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, और इसका फ्यूचर में क्या हल है कि ये ना हो। क्योंकि ऑडियो लीक्स जो हैं ये एक तरह से सोसाइटी को इन्होंने टेंस कर दिया है, सोसाइटी को परेशान कर दिया है। सोसाइटी में लोग अब एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, बोल नहीं सकते, जो एक आम हमारी कन्वर्सेशंस होती थी। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं तो इसने ख़त्म होना है, क्योंकि इस तरह एक माशरा नहीं चल सकता। आजकल के टेक्नोलॉजी है उस ज़माने में आप एक तरह से टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका हल एक ढूंढना होगा। उस लिहाज से ये कमीशन मेरी नज़र में अच्छी बात है, लेकिन इसके TORs एक्सपैंड होने चाहिए। तो अगर ये पिटिशन फाइल की गई है TORs को एक्सपैंड करने के लिए और ये ऑब्जेक्शन है, तो मेरा ख्याल है जायज़ बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मुझे इल्म है, क्योंकि मैंने ये मॉडल टाउन कमीशन जब बनी थी तो उसके ऊपर एक केस किए थे काफ़ी से, और मुझे ये कानून को समझने में और इसकी जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री समझने में बड़ा मैंने वक्त गुजारा था और रिसर्च की थी। तो मेरी नज़र में एक इसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप जब कमीशन बनाए इस किस्म की जिसमें सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हों, तो फिर आप जो रेलेवेंट चीफ जस्टिस हैं उनको आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो नॉमिनेट करते हैं कि किसने बैठना है, किसने नहीं बैठना। मुझे नहीं पता। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे कि ये मामला किस तरफ जाएगा, जुडिशल इंक्वायरी वाला। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अयूब साहब मौजूद हैं।
हसन साहब, ज़रा आपसे, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने काम का अब जो आगाज़ कर दिया है, इस कमीशन की कंपोजिशन पे आपका क्या वैसे इंप्रेशन है? और अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गया। अभी आप अली ज़फ़र साहब को भी सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि कमीशन बनाने के लिए, कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा भी है दीगर कमीशंस को, उन्होंने कहा कमीशन बनाने के लिए ये ज़रूर होता है कि आप चीफ जस्टिस से उनकी राय लेते हैं और वो राय देते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसमें क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। वो कुछ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हामी वकला वो भी नहीं चाह रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा हेड करें इस कमीशन को। उन्होंने हामी वकला जी वो भी समझते हैं कि ये बहुत जल्द जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। उससे पहले इस किस्म की कंट्रोवर्सी में वो अपने आप को ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि 5 सर्विंग जजेस हैं मुख्तलिफ, जिनके मुतलका ये ऑडियोज़ हैं, उनका कोई ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिक्र है। तो वो बड़ा मुश्किल के एक फ्यूचर का चीफ जस्टिस जो है वो इस कंट्रोवर्सी में आ रहा है। और फिर ये है कि उसका चीफ जस्टिस जो है, जिसके 4-5 ऑडियोज़ उसके चीफ जस्टिस के मुतलका हों, जो जाने वाला हो, और उनसे आपकी रिलेशनशिप हस्टाइल रहे हों। फिर उन्होंने भी इसी तरह उन्हीं की जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पे केस चला और 19 जून 2020 को फैसला जो मामला FBR को भेजा, जिस तरीके से उनकी अहलिया को बुलाया गया FBR में और उनके नोटिस FBR के उनके घर के बाहर चस्पा किए गए, तो अब क्या ये रिप्ले हो रहा है कि इसी तरह अब मौजूदा चीफ जस्टिस की साथ साहिबा को बुलाया जाएगा और उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये मुख्तलिफ हैं आरा, लेकिन दूसरी तरफ ये आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि जी हम चीफ जस्टिस से कैसे बात करें, कानून में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चीफ जस्टिस डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उनके बाद जो सीनियर पुलिस जज थे, हमने उनको जो है वो साथ उनको कमीशन का हेड बनाया, तो इसमें क्या बात है। तीसरी बात यह है कि जी कमीशन की जो लेकिन अगर ये मसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी चला जाए तो वो तो फ़ाइज़ ईसा साहब तो वहाँ भी मेंबर हैं, देखिए तो फ़र्क तो बिल्कुल वो है। लेकिन अब इसमें भी 2 आ रहा है। कुछ कहते हैं कि जी कमीशन जो ये फाइंडिंग देगा और इसकी बेस पे अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होती है तो फिर उनको उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिक्यूज़ करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा शौकत अली केस जो एक ही जज सुपीरियर जुडिशरी के यहाँ से निकाले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, गालबन उनके हवाले से भी ये था कि कमीशन बना था, कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी थी एसेट के हवाले से, डिक्लेरेशन जजेस, और उस कमीशन की रिपोर्ट पे हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया, वही जजेस फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे और उन्होंने रिमूव किया। तो इस किस्म की प्रेसिडेंट है। फिर जो रिक्यूज़ल होती है ये जज की अपनी डिस्क्रिशन होती है कि जी वो रिक्यूज़ करे किसी मामले में या ना करे। लेकिन इसमें वही बात आ रही है कि अगर इन हालात में जो इस वक्त हैं, इसमें अगर वो बहुत से लोग कहते हैं अगर वो ना होते बेहतर था, क्योंकि अभी यही बात आ गई कि एक तो चीफ जस्टिस साहब पे भी अब आ रहा है कि जी जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें आ रहा है कि जी वो पिटीशन में भी टेकअप कर लें। अब उन पे भी बड़ा इम्तिहान है कि उन पे डायरेक्ट मामला है और वो जो एक पूरा ये अगर देखें ये प्रोब कर रहा है कमीशन, ये कर रहा है कि PTI और एक जुडिशरी के एक सेक्शन का कोई नेक्सस था, गठजोड़ था, और इस किस्म की पिटीशन जो इमरान खान फाइल करते हैं बाबर मान साहब के थ्रू, और वो एक ही दिन में जो फिक्स हो जाती है, अभी तक तो वो नहीं हुई, तो फिर तो वो इम्प्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर बेशक वो इम्प्रेशन बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जी ये जो स्टे है अगर आप करते हैं कमीशन को, तो ये तो फिर बड़ा चीफ जस्टिस साहब के लिए भी नुकसान है, क्योंकि ये जो कमीशन है इसकी कोई लीगल इस तरह नहीं है कि ये कोई रिपोर्ट देंगे, फाइंडिंग देंगे कि इसकी बुनियाद पे किसी को आप कहेंगे जी वो उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे। ये तो हुकूमत को कुछ रिकमेंडेशन होगी, हुकूमत उनकी रिकमेंडेशन पे किसी के कोई करे स्टेप ले या ना ले, ये हुकूमत को इख्तियार है। ये जस्ट इससे पहले भी हमने देखा कि कई कमीशन बने हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, वो ऐसे ही। मैं आता हूँ आपके पास। जी यू डन विद योर आर्गुमेंट। मैं एग्री नहीं करता से। देखिए बात ये है कि जो ये प्रूव करने जा रहा है कमीशन, बिल्कुल सही है कि उसमें ये सज़ा देने की इसके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन कर सकता है। और अगर कोई क्रिमिनलिटी सामने आती है, कोई ऐसा नेक्सस सामने आता है जिसमें बेंच फिक्सिंग हुई है या जिसमें एक जो है एक किस्म का प्लान तरीके से जो है वो सिस्टम को जो है सिस्टम के अंदर जो है वो चीज़ों को मैनेज किया गया है, उसमें मामलात को मैनेज किया गया है, तो बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा। फिर ये मैटर जो है वो रेफ़र हो जाएगा रेलेवेंट एजेंसी को, यानी गवर्नमेंट को तजवीज़ कर देंगे और रिकमेंडेशन इस कमीशन की आ जाएंगी, और मोस्ट लाइकली इसकी जो डोमेन बनती है वो FIA बनती है। देखें एक चीज़ जो कि लोग सवाल कर रहे हैं कि जो ऑडियोज़ जो हैं इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो उसी को तो उसने गेज करना है इस कमीशन ने, एक चीज़। सेकेंड, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। जब पब्लिक डोमेन में ये मौजूद हैं तो पब्लिक डोमेन से उठाई जा रही है, फिर इनका फ्रांसिक होगा।
इनका फ्रांसिक होता है। और अगर ये ऑडियोज़ वाकई साबित होती हैं कि जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे जस्टिस मज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे चीफ जस्टिस की खुशदामन जो बेगम महजबीन नून है वो गुफ्तगू कर रही हैं, अगर ये साबित होता है कि ये उनकी गुफ्तगू है, और फिर उसके बाद जो वो कह रही हैं कि जो मैसेज उन्होंने भेजी हैं चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को, या जो मैसेज उन्होंने भेजा है जस्टिस मुनीब अख्तर को, और फिर उसके बाद उन्होंने जो आगे से चीज़ें बताई, तो ये चीज़ें प्रोब होंगी। लेकिन फिर आर्टिकल 209 का क्या होगा, जो कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी 9 में, इसमें वो देखें जो जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फिर क्या, ये जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है ये तमाम उन लोगों को बुला रहा है जिनकी ऑडियोज़ हैं, मां सिवाय जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के, क्योंकि वो सर्विंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको नहीं बुलाया जाएगा। उनके अलावा तमाम लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे। अगर नोटिस उन्होंने कहा है कि बजरिया कोरियर भेजें, और जो नोटिस है उसकी फ़ोटो लें जब वो रिसीव कर रहा हो, और अगर वो रिसीव नहीं करते तो उनके घर के बाहर ये नोटिस चिस्पा किए जाएं, जैसे एक नोटिस भेजने का तरीकाकार होता है। तो ये वही तरीकाकार जो है, वही मेथड अडॉप्ट हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो सास साहिबा हैं जी, उनके घर पर ये अगर वो जाएगा तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तफसीलात लेने के या उसमें इंक्वायरी करने के मुतरादिफ नहीं, क्योंकि वो एक तो वो किससे कह रही थी? वो सिटीजन है, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उनसे पूछेंगे ना कि आपने चीफ जस्टिस को, आपकी ऑडियो है, आप कह रही हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को मैसेज भेजा अपने दामाद को, या आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को मैसेज भेजा, यानी उन्होंने या वो बुनियादी तौर पर तो उन्होंने खुद मैसेज नहीं भेजा था, वो तो जो बेगम राफिया हैं जो कि जो हैं वकील ख्वाजा तारिक रहीम, उनके लिए उन्होंने वो मैसेज भेजे हैं, तो उनसे सवाल किया जाएगा। तो इसमें साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी नोटिस होगा, इसमें साकिब निसार साहब के जो साहबजादे हैं नजम साकिब, उनको भी नोटिस होगा, उनको भी जो है ये समन किया जाएगा। वो आएंगे क्योंकि वो सर्विंग नहीं है, उनका जो मामला है वो 209 के एम्बिट में नहीं आता, तो उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो अभी जो दूसरी बात कर रहे थे, हसनात साहब के 2 दरखास्तें इस जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक जो है वो बाबर अवान साहब ने दायर की है, और जो दूसरी है वो रियाज हुसैन राही साहब हैं, ये वही हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दी थी, ये वही शख्स हैं, और ये खुदाई खिदमतगार हैं। ये इस किस्म की जो है ना कि लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर जो है इनकी एप्लीकेशंस आ जाती होती हैं। तो ये अब सवाल ये है कि इसमें किसका जो है वो इंटरेस्ट है जिसके कहने पर ये दरख्वास्त आई है, क्योंकि रियाज हुसैन राही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एक आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, मेरा एक पास्ट है, लोग जानते हैं कि जी ये इसका पास्ट है, ये करता रहे, तो ये बंदा जो है इसने जो ये काम अगर किया है तो फलां बंदे के कहने पर किया होगा। तो रियाज हुसैन साहब राही साहब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अब चीफ जस्टिस के बारे में मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 50-50 है कि ये इन एप्लीकेशंस को वो टेकअप करें। अगर वो टेकअप करते हैं तो उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 4-5 जजेस का बीच में आ जाता है। वो 4-5 जजेस अखलाकी तौर पर इन मुकदमात को नहीं सुन सकते, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जिसमें जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और आपने देखा जब पार्लियामेंट ने जजेस के 100 मोटो के इख्तियार को जो है वो कंट्रोल करने की, लेजिस्लेट करने की कोशिश की, तो वो उन्होंने उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया और ख़ुद ही बैठ के सुना जिन चीफ जस्टिस के 100 मोटो पे था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिर नहीं सुन सकते? अच्छा, आपको दिलचस्प बात बताऊँ, ये भी खबर है आपके प्रोग्राम के लिए, वो जो 8 जजेस थे ना लाइक माइंडेड, वो अब 8 नहीं रहे, 6 हो गए जी, ऑलमोस्ट 6 हैं जी। 7 मैं कंफर्म कर सकता हूँ, 6ठा जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनमें से जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो शायद इस हद तक नहीं जा सकते चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के साथ जिस हद तक वो उनको लेकर जाना चाह रहे हैं। और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ इख्तलाफात हो चुके हैं उनके, और वो कुछ डिस्प्लेजर भी शो किया किसी अमल के ऊपर। ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है काजी फाइज ईसा साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनसे, और बड़ी मुख्तसर परसों चीफ जस्टिस भी माइनस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे मुलाकात की, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये मुलाकात एक ही दिन हुई है, चीफ जस्टिस से भी उसी दिन हुई है, और जस्टिस लेकिन एक में चीफ जस्टिस उसी दिन हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों में नहीं थे, दोनों में नहीं थे। ये बेसिकली आप खुद समझते हैं कि जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं ना, जो क्वाइट डे होता है, यानी सैटरडे को चला दी खबर, फिर एक संडे को चला दी, रखी आधा हिस्सा पहले चला दिया, आधा हिस्सा बाद में चला दिया। जैसे वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की ऑडियो लीक आई है ना ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, उसका आधा हिस्सा अभी तक जो है ना वो मंजर पर आया हुआ है, आधा हिस्सा उसका भी आना बाकी है। जो वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब खुद बता रहे हैं, तो वो उसकी आधी जो है वो ऑडियो मंजर पर क्या हो रहा है, ये मुलाकातें, इसका क्या खबरें आपके पास? कौन सा हिस्सा रह गया है इसमें? अब देखिए, जो हाई कोर्ट का मामला है वो ज़रा डिफरेंट है। वहाँ कुछ जजेस के जो उनके चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से कुछ हैं, उनके कुछ मामलात हैं, कुछ कंसर्न हैं। फिर वहाँ जो जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ आर्डर किए, जुडिशल आर्डर, तो उन पर अमल दरामद नहीं हुआ।
तो और इसके अलावा एट्रियान का केस पे जो जजमेंट आई, 2 जजेस ने अपनी ओपिनियन जो है वो वेबसाइट पे लगा दी और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई। तो ये सारी वहाँ जुडिशल पॉलिटिक्स भी पहुँच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो चीफ जस्टिस साहब को भी जो बताया जा रहा है हल्का फुल्का कि वो उन्होंने बताया है कि जी इस तरह के मामलात, लेकिन वहाँ भी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है, जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। अगर चीफ जस्टिस कहें कि जी नहीं वो कुछ अपने इख्तियारात नीचे दे दें, सीनियर पुनी को दे दें, तो फिर पहले आप शुरुआत करें सुप्रीम कोर्ट से। हम तो कह रहे हैं कि रेगुलेट होनी चाहिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात, जहाँ भी चीफ जस्टिस का, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट का। आप अपने इख्तियारात को रेगुलेट नहीं करेंगे तो वहाँ फिर वही होगा, फिर आपको लोग फॉलो करके फिर इसी तरह मामला चलेंगे। बाकी इम्प्लीमेंटेशन की बात थी कि जी आर्डर हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो आर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, 4 अप्रैल को का आर्डर है कि जी 14 मई को इलेक्शन हो, वो नहीं अमल दरामद हुआ। तो मेरा ख्याल है जजेस के लिए भी बेस्ट ये है कि वो फैसले ही ऐसे दें जो अमल दरामद हो सकें, और उनको जब पता चले कि हमारे फैसले नहीं हो रहे और पार्लियामेंट भी और जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे खिलाफ खड़ी है, तो उन्हें भी मेरा ख्याल है थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। यही एक प्रिंसिपल है। अगर वो इस किस्म की चीज़ें खला में या ऐसे फैसले करेंगे तो उसके फिर कंट्रोवर्शियल तो बनेंगे, फिर वो उस पर बातें उठेंगी। इसी वजह से मामला ये है। लेकिन हमारे जजेस कहेंगे कि हम कानून से मावरा फैसला नहीं कर सकते, क्या करें? आप हमसे क्यों ऐसे फैसले कराना चाहते हैं कि जो कानून से मावरा हो? नहीं, देखें बात यह है कि आइन के मुताबिक मैं तो सवाल बात यही है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप कह रहे हैं कि क्यों करेंगे। हाँ, ये है कि फैसले आप कर रहे हैं, ये मामला है ना। और इस दफ़ा आपको भी कहते हैं कि जी अगर एक केस में सज़ा जो है वो 2 डंडे लगने हैं तो उसमें 2 ही देंगे, हम एक कैसे कर दें आपकी ख्वाहिश पे? क्योंकि सोच रहे हैं। देखें, लेकिन एक बात यह है कि अगर फैसिलिटेटर ये परसेप्शन हो कि आप कहीं एक पार्टी को, चाहे वो नून लीग रही है, चाहे पीपल्स पार्टी या PTI, आप किसी पार्टी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए आपका कंधा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको देखना होगा इस दफ़ा मामलात कुछ और हैं। लायर्स मूवमेंट के बाद जब भी आपने बड़े बड़े फैसले किए, कल काजी फाइज ईसा साहब भी ये नहीं, इस कमीशन को वो नहीं हेड कर पाते और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हो जाता तो फिर तो पार्लियामेंट को फिर ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमें तो जो है वो किसी भी मामले में रेमेडी। मेरा ख्याल है कि वो तो अब हो गया, आज आर्डर उनका पहला आ गया इंक्वायरी कमीशन का। अब ये होगा कि स्टे हो जाएगा, तो फिर वही बात है, फिर वो चीफ जस्टिस, यही बात आ रही है कि चीफ जस्टिस पे बात उठेगी कि क्या वजह है कि आपको क्या, जब आपके पास एक पिटीशन थी, इमरान खान साहब ने अक्टूबर पिछले साल एक पिटीशन की थी कि ये जो ऑडियो वीडियोस आ रही हैं इनके हवाले से कोई कमीशन बनाए, इसको रोकें, और वो पिटीशन आपने एंटरटेन ही नहीं की, आपके पास पड़ी रही। तो जब अब हुकूमत ने कमीशन बनाया तो मेरा ख्याल है कि वो फाइंडिंग का इंतजार करें, जो फाइंडिंग आएंगी तो वो उसके बाद फिर आपका इख्तियार है कि सुप्रीम जुडिशरी अभी और दूसरा ये देखना है, आखिरी बात कि जी इस दफ़ा जो जुडिशरी को मसला आ रहा है वो ये था कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट का साथ था उनके, इस दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं है, तो इस वजह से उनको भी जरा एहतियात करनी। तगड़े फैसले कराने के लिए आपको तगड़ी फोर्स की जरूरत होती है कि आप उसे इंप्लीमेंट करा, या तो फिर इकट्ठे होना। आप देखें इस वक्त जो हालात, तो लिहाजा आपके पास फैसले तो तगड़े रह गए लेकिन तगड़ी फोर्स इंप्लीमेंट कराने के लिए नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर से इख्तिलाफ है बहुत ज्यादा। आपने यहाँ भी पावर पॉलिटिक्स की, जुडिशल पॉलिटिक्स की डिवाइड है 7-8 की, और वो भी सारी बेस है 7-8 की नहीं रही, पावर इंटरेस्ट की। मान जाए अब देखें ना, जब से ये इलेक्शन 6 पे चला गया, मेरा ख्याल है। अच्छा, इलेक्शन मैटर उठाया है जब से, देखें पेंडेंसी जो है वो बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट में। वजह क्या है? कुछ जजेस के साथ नहीं बैठना चाह रहे, ये भी बड़े मसाइल हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होगी, मामला ठीक नहीं होंगे तो ये जो हसन बात कर रहे हैं, जी ये वाकई नंबर 6 पर आ गया। देखिए, ये तो अब जब कोई कंक्रीट कोई आर्डर आएगा तो ये बातें फिलहाल तो ये एक है कि जी 6 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, लेकिन जब कोई फैसला आएगा, अभी तक कोई फैसला ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि ये जी 7-8, ये 6 इधर हो गए हैं, 2 टूट गए हैं, ये हो गए हैं। लेकिन कभी इम्कान है, माजी में भी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि जब जो है वो ये अंदाज़ा है कि वो जो जुडिशरी का धड़ा है उस पर काफ़ी दबाव है। एक वजह यह है कि इमरान खान साहब ने, ये 2 का फिक्र है बड़ा खतरनाक। पार्लियामान में भी 2 इधर से उधर हुए थे तो हुकूमत गिर गई थी। 2 को दोबारा लेने के लिए इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया कि यार किसी तरह ये 2 मेरी तरफ आ जाएं, वो 2 उधर नहीं गए। ये 2 तो बड़ा डिसाइसिव नंबर है इस वक्त हमारे मुल्क की हर इदारे में। इमरान खान साहब का, और जिस दूसरे इदारे की बात करें वहां भी 2 नंबर से जिसके ऊपर सारी बहस। इमरान खान साहब का जो गैर मुतवाज़न रवैया रहा है और जिस किस्म की उन्होंने स्पीच की है, उसके बाद उनके जो हामी जजेस कहा जाते हैं
वो भी ये सोचने पे मजबूर हुई हैं कि क्या हमें फिर इनको इस तरह का रिलीफ देना भी चाहिए जो इन्होंने आके तकरीर की या तोड़ फोड़ की या मजम्मत नहीं की। उसके बाद मेरा ख्याल है उन जजेस पे भी बड़ा आ रहा है। फिर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमले हुई है, उन्होंने तो डिसऑन कर दिया ना जी। वो कहते हैं कि अब जो लोग कर रहे हैं उन्होंने किया होगा, हमारा तो नहीं। टाइमिंग, हर चीज में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट कानून तो अपने कानून तो मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, जब बार बार जजेस ने कहा कि जी आप मजम्मत करें, आपके लोग देख रहे हैं, ये मीडिया देख रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा उस वक्त तो हल्का फुल्का इनकलाब चल रहा था ना जी। इनकलाब के बीच में तो मजम्मत नहीं की जा सकती, लेकिन वो इनकलाब वो टाइमिंग थी जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का वो धड़ा जो उनको, जिसकी वजह से उनको इलेक्शन मिल रहा था, उनकी मेहनत पे भी पानी फेर दिया। इलेक्शन तो अब नहीं है, इलेक्शन तो अक्टूबर में भी नहीं, अब नहीं। अक्टूबर में शायद, अक्टूबर में अगर हो जाएं या नवंबर में हो जाएं, यानी हो जाएंगे, इसी साल हो जाएंगे। लेकिन 14 अब नहीं है ऐसे क्या जी? अब आप क्या कह रहे हैं अब नहीं है? नहीं, मई वाले की 14 मई वाली बात थी ना, 14 मई का वक्त तो गुजर चुका ना। और उसके ऊपर जो कंटेम्प्ट है उस पर कंटेम्प्ट भी नहीं है। ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट जो बिल भी पास कर लिया उन्होंने, और अगर वो कंटेम्प्ट लगाएंगे, अगर सपोजली कंटेम्प्ट का नोटिस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो ये बात आप लिख लीजिएगा कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट रिएक्ट करेगा, और जो प्रिविलेज कमेटी है पार्लियामेंट की, वो कम से कम समन जरूर कर देगी, नोटिस जरूर भेज देगी इन जजेस को। तो इस दफा पार्लियामान के पास वो ताकत होगी जो अमूमन सुप्रीम कोर्ट ड्राइव किया करती होती थी। ये वही पावर है। तो पार्लियामान अब सुप्रीम होने जा रही है, पार्लियामेंट सुप्रीम होने जा रही है इस वक्त सुप्रीम होने जा रही है। लेकिन जो बात कर रहे थे हसनात के, वैसे कितना अब वैसे अगर मिसाल के तौर पे अब ये कानूनी जंग और आईनी जंग को एक तरफ अगर हम रखें, आप दोनों के ख्याल में, दोनों से मैं सवाल, बिकॉज आप सिर्फ ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, दोनों जर्नलिस्ट हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको पता है। अब ये कितना मुश्किल या आसान होगा तरीके इंसाफ के लिए दोबारा कि अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल रेमेडी ना मिले तो वो स्ट्रीट एजिटेशन के लिए दोबारा कोई प्रेशर बिल्डअप कर सके? डू यू रियली थिंक सो कि अब इतनी डिबेट होने के बाद जजेस के लिए, मीडिया के लिए, या फिर खुद तरीके इंसाफ के लिए मुमकिन होगा कि वो प्रेशर डाल सके? असल में सियासी खुदकुशी कर चुकी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ 9 मई को, और 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या रियासत पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान का 9/11 करार दिया है। अभी तो आप देख रहे हैं ना कि चंद लोगों ने जो है वो तरीके इंसाफ से राहें जुदा की हैं। अभी एक लंबी लाइन है, वो देखें ना कि वो जो बारिश के पहला कतरा अभी तक आप देख रहे हैं, जितने कोई 10-12 लोगों ने जिन्होंने छोड़ा है, अभी कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो कि अभी इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ लोग तो इस तरह हैं कि जो 10-10, 15-15 के ग्रुप जो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो तो वोट तो कहते हैं खान साहब का है, लोगों का तो नहीं है। सर, बैटल ऑफ पंजाब है, पंजाब के अंदर जो है ना, जो आप सेंट्रल पंजाब में जब जाते हैं ना, जो बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े पुरानी 2-2, 3-3 सीटों से मरतबा जीत चुके हैं, उनके अपने धड़े हैं। तरीका इंसाफ का बंदा तभी जीत सकता है जब वो लोग साथ हैं। वो इलेक्टेबल्स अगर साथ नहीं है, पाकिस्तान की सियासत ये हकीकत है कि इलेक्टेबल्स की सियासत है। आपका ये ख्याल है कि वो पॉपुलर तो होंगे लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे? कहां होंगे? जब टिकट को लेगा तो फिर इलेक्शन होगा ना। ऑब्वियसली पॉलिटिकल नैरेटिव में तो वो ज़ाहिर है सर, मैं आपसे अपनी सारी ऑपोजिशन को लिटा दिया ना उन्होंने जी, वो तो छोड़ दें। मैं सियासी बयानिया की बात करूं, उसमें तो उन्होंने हुकूमत वक्त को जो है वो अच्छा खासा जो है वो टफ टाइम देकर लिटा के वो किया। मेरा सवाल ये, आप ये कह रहे हैं कि वो उनका नैरेटिव बेशक पॉपुलर होगा बट वो ट्रांसलेट नहीं हो सकेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। सर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या तमाम हल्कों से इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना कि मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो वीक हो जाएंगे। वो वीक हैं और स्ट्रीट में भी वो वीक है। अब लोग भी उनके कहने पर नहीं निकलेंगे। क्यों? बिकॉज अब जिस तरह डिसऑन कर रहे हैं लोगों को, इस वक्त जिस तरह उन्होंने डिसऑन कर दी है। और देखें, अब बात यह है कि आज उन्होंने अपनी जो तंजीम है उसमें सारा उखाड़ पिछाड़ कर दी है, यानी फारूक हबीब साहब को नई जिम्मेदारी दे दी है, सदाकत अब्बासी सबको दे दी है, फैजुल्लाह कमोका साहब के पास बड़ी जिम्मेदारी थी इधर पंजाब के अंदर इनकी। तो अब इन्होंने तमाम की तमाम जो है वो अपनी तंजीम को भी तब्दील किए जा रहे हैं। चेयरमैन साहब के अपने ऑर्डर से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उससे तो हालात खराब अभी मजीद होने हैं पार्टी के अंदर। देखिए, जो स्ट्रीट एजिटेशन का कार्ड था वो तो मेरा ख्याल है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक के बाद जो है ना वो जरा पे तफसील से बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप कुछ बात कर रहे थे। देखिए, जो स्ट्रीट एजिटेशन का कार्ड है वो तो पीटीआई खेल चुकी है, उसका कोई फ़ायदा अब नहीं रहा। 2 कार्ड है उनके पास, एक है अदलिया, और अदलिया के हवाले से ये है कि कल जो इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन है रिव्यू, उसमें कल जो चीफ जस्टिस और या उनके साथ जो 2 जजेस हैं उनकी रिमार्क्स या उनके आर्डर से पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं।
फिर एक और जो आजकल इमरान खान फोकस कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे कर रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाला जाए और वो ताकि उससे पीटीआई को कोई स्पेस मिले, और वो उस हवाले से वो प्रेशर टैक्टिक्स उनकी यूज़ हो रही हैं। अब वो मेरा नहीं ख्याल उस हवाले से वो कामयाब रहें, क्योंकि ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला है, इस पे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारा फिर ये जो एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे आता है कि यहाँ जो हमारे एटमी प्रोग्राम है वो कितना महफूज है, उस पर भी बातें होंगी। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक डेटरेंस ज़रूरी है, सज़ाएँ ज़रूरी हैं। और ये सिर्फ क्या होगा कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे छोटे सूबों से कोई हमले होते हैं तो वहाँ तो कार्रवाइयाँ होती हैं, और यहाँ जो है पंजाब से कोई नहीं हो रही। जब इस तरह का मामला होता है तो पंजाब में जो है वो पार्डन मिल जाता है। तो ये बड़ा है, मेरा ख्याल है जजेस को भी अब रियलाइजेशन हो गई है कि ये बहुत बड़ा सच तो ये है कि अगर दूसरे छोटे सूबों से 20% भी या 25% भी ऐसा कुछ हुआ होता तो उसका रिएक्शन बड़ा मुख्तलिफ होता। और अब माजी है, इसकी तारीख है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। तो ये एक टेस्ट केस होगा, एक लिटमस टेस्ट है कि अगर यहाँ पर मामला मुख्तलिफ हुआ और दीगर सूबों मुख्तलिफ हुआ तो जाहिर है इस पर सवाल उठेंगे और तनकीद होगी। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इसकी जो खूबी है वो यही है कि पूरे मुल्क से इसके अंदर जो है वो जवान से लेकर ऑफिसर तक जो है वो हर जुबान बोलने वाला मौजूद है। तो ये मुमकिन भी नहीं होगा कि वो इस मसले से जो है बाहर निकल पंजाब से। जी इस वक्त जिन लोगों को गिरफ्तार करना है वो 2200 लोग हैं पंजाब के अंदर सिर्फ। इसी तरह तकरीबन जो है वो हज़ारों में नंबर है, 1000-1200 बंदा जो है उन्होंने केपी से गिरफ्तार करना है। तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद है जो कि केपी और पंजाब और बाकी फिर कराची अलग है, फिर बलूचिस्तान में अलग है, हर जगह से गिरफ्तारियां होनी है। ये हज़ारों की तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आर्टिकल 245 और फौजी अदालतों वाला मसला इतना आसान भी नहीं होगा। वो तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करेंगे ना अब तो। नहीं, लेकिन ये तो उसी को चैलेंज कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है चैलेंज? आज चैलेंज कर लिया ना 245 को। तो देखिए वो फिर देखते हैं अदालत किस तरह करती है, उस मामले को किस तरह टेकअप करती है। देखिए इतना आसान नहीं है, आपने जमानतें देनी शुरू कर दी और आप थोक में जमानतें दे रहे हैं। एक बात तो वहां से, लेकिन फिर क्या वो लोग रिलीज हो रहे हैं? अभी आप देखें ना, ग्राउंड हकीकत देखें कि क्या डॉक्टर शीरीन मजारी को 4 मरतबा जमानत मिल चुकी है ना, आज चौथी मरतबा अरेस्ट हो गई है। क्या रिलीज हुई है? वो नहीं रिलीज हुई ना। तो फिर जिन्होंने 9 मई को 9/11 के तौर पर लिया हुआ है, फिर उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये कि हुकूमत ने 3 इसमें कैटेगरीज बनाई हैं। हर कोई मिलिट्री कोर्ट से नहीं ट्राई होगा, कुछ पीपीसी, कुछ एटीसी से होंगे, और कुछ जो जिन्होंने सिर्फ इंस्टॉलेशन पे हमला किया वो लोग होंगे। और तो ये इम्प्रेशन गलत है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ही सबको डाल दिया जाएगा। सिर्फ मिलिट्री कोर्ट का मकसद ये है कि जो लोग वाकई जिनका मेरिट बनता है इस केस में वो वहां पे जाएंगे, बाकियों को अकॉर्डिंगली जो है वो डील किया जाएगा। कोई तब्दीली नहीं होगी। ये बड़ा एक ज़ाहिर अहम मामला भी होगा और इस मसले से निपटना भी होगा। जिस तरह हमारा पैनल भी अभी ये डिस्कशन करे कि अगर उन लोगों को सजाएं ना दी गई जिन्होंने ये तमाम मामलात किए तो फिर ज़ाहिर है सवालात उठेंगे तरह तरह के। लेकिन बज़ाहिर हमें ये दिख रहा है एक कमिटमेंट, एक डिटर्मिनेशन दिख रही है। आज भी आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज बतौर इदारा अपने हर फ़र्द को और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है और हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। और आर्मी चीफ ने आज ये ISPR की तरफ से भी बयान जारी किया गया, इसमें उन्होंने कहा कि यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जो है वो कहा कि हर सिपाही तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। तो ज़ाहिर है फ़ौज के ऊपर भी एक इस तमाम मामले के अंदर ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने भी जहाँ जहाँ पर उनकी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुँचाया गया है या जो भी वाक़यात हुए हैं उसको उन्होंने अपने तरीके से निपटना होगा और वो अपने तरीके से निपटेंगे। जो हमारे सामने सूरत हाल है उसमें हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल नहीं कर सका और पॉलिटिकल राइवलरी जो है जिसकी वजह से हमें ये तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं कि अपने मामलात ख़ुद सियासतदानों ने कभी अदालतों के हवाले किए और अदालतों से कभी क्या बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम अदालतों के हवाले किए और मामला मिलिट्री कोर्ट्स तक भी पहुंच गया, क्योंकि सियासतदान अपने मसाइल ख़ुद हल करने में जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, इदारों का सहारा लेने में दिलचस्पी लेते हैं और यही पाकिस्तान की तारीख़ है। तो हमें अनफॉर्चुनेटली अभी भी यही दिखाई दे रहा है। आदिल बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।